बहू और बेटी का नया साल। नीलम और प्रणव की शादी कुछ ही महीनों पहले हुई थी। प्रणव के परिवार में उसके पिता रूपचंद, माँ कल्याणी और बहन समायरा थी। सारा शहर सर्दियों की बड़ी बर्फबारी से ढकी हुई थी। नीलम बाहर की ओर देखकर कहती है, कितना सुंदर नजारा है। सड़क पर बिखरे इन बर्फ को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चांद का दूधिया रंग सड़क पर उतर आया हो। अचानक हवा के झोंके से कैलेंडर की सरसराहट सुनकर नीलम की निगाह कैलेंडर पर घिर जाती है। तभी प्रणव कहता है, क्या बात है मेरी प्यारी बीवी, इतनी बारीकी से कैलेंडर में क्या देख रही हो? प्रणव, नया साल आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नए साल पर दिल्ली दिखाओगे। हाँ, मुझे याद है। नए साल के दिन मैं तुम्हें पूरी दिल्ली घुमाऊंगा। बहू की आंखों में नए साल के अरमान सज ही रहे थे। तभी बाहर खड़ी सास दरवाजा खटखटाते हुए बोलती है, क्या बात है नीलम बहू, सुबह के 7 बज गए मगर तेरे कदम कमरे के भीतर ही जमे हुए। आज चाय पानी नसीब नहीं होगा क्या? माफ कर दीजिए माँ जी, वो वक्त का पता ही नहीं चला। मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ। फिर बहू सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी समायरा अपनी माँ से कहती है, माँ जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। वो क्या है ना, मेरे फ्रेंड्स ने नए साल का फंक्शन रखा है तो मुझे न्यू ईयर के लिए शॉपिंग करनी है। बस 10,000 बेटी, इतने में क्या ही आएगा। ये ले लोकर की चाबी, उसमें से 20,000 रुपए ले ले और ब्रांडेड कपड़े लेना। मैं चाहती हूँ कि मेरी समायरा नए साल पर सबसे सुंदर लगे। ओह माँ, अब कितनी अच्छी हैं। माँ जी, समायरा ये लीजिए चाय। फिर कल्याणी और समायरा चाय पीने लगती हैं। तभी बहू कहती है, माँ जी मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी समायरा के साथ ही नए साल की शॉपिंग कराऊं। जी नहीं भाभी, मैं जिस मॉल से खरीदारी करती हूँ वहाँ आपके मतलब का कुछ भी नहीं मिलेगा और आप खामखा क्यों खर्च कर रही हो। रहने दो, आप तो घर में ही हैं। अरे नीलम बहू, ये कैसी बकबकी चाय बनाई है, पूरी चाय पत्ती झोंक रखी है। पहले ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाना सीख। बड़ी आई नए साल की शॉपिंग करने, जब देखो मेरी बेटी की बराबरी करती रहती है। अरे भगवान, कभी तो बेचारी बहू से मीठे मुंह बात कर लिया करो। जब देखो माँ बेटी बेचारी पर दाना पानी लेकर चढ़ी रहती हो। अजी तुम तो चुप ही रहो। और बहू तू जाकर मेरे लिए नाश्ता बना, भूख के मारे मेरे पेट में भूचाल मचा हुआ है। अच्छा माँ, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, बाय। हाँ जा मेरी लाडो, संभल कर जाना और आराम से आना। सास का भेदभाव देखकर बहू की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह सीधे रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। जल्दी से खाना बना लेती हूँ ताकि माँ जी मुझे मार्केट जाने दे। बेचारी बहू नए साल की खरीदारी के खातिर बाहर जाने के लिए सारा दिन एक पांव पर नाचती हुई काम करती है। तभी कल्याणी खुद में कुड़कुड़ाते हुए कहती है, नीलम बहू ने इतनी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया, अब इसे बाहर जाने से कैसे रोकूं? कुछ देर बाद, माँ जी मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, मैं जाऊं? जब तूने मन बना ही लिया है तो मुझसे झूठ मूठ का इजाजत क्यों मांग रही है? जा, जितना सैर सपाटा करना है करा। मगर माँ जी पैसे तो आपने दिए नहीं। अरे बहू बावली हो गई है क्या? मुझसे कैसे पैसे मांग रही है तू बहू? तेरी माँ जी क्या एटीएम मशीन है जो बहू के बटन दबाते ही गर्र से पैसे की बारिश हो जाए? मगर माँ जी, प्रणव तो अपनी सारी सैलरी आपको हाथों में दे देते हैं और समायरा के एक बार कहने पर सुबह आपने उसे 20,000 रुपए दे दिए। क्या आप मुझे थोड़े पैसे नहीं दे सकती? बहू ये मत भूल, समायरा इस घर की बेटी है और तू इस घर की बहू, समझी ना? जानती हूँ, मगर याद है माँ जी, आप मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर इस घर में लाई थी। तो क्या कहना चाहती है बहू कि तेरी सास तुझ पर जुल्म ढा रही है? अरे इतने ही शौक थे तेरे तो क्यों नहीं कहा अपने बाप को सिविल सर्विस वाला ससुराल खोजने को? नया साल नहीं हो गया कि सर दर्द हो गया। कल्याणी को यूं कुड़कुड़ाता देखकर बेचारी बहू बिन कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। रात के समय जब वह साथ बैठकर खाना खाते हैं तो समायरा अपने मन में कहती है, ये नीलम भाभी का चेहरा क्यों सूजा हुआ है? लगता है माँ ने भाभी पर भूचाल बरसाया है। ऐसे में नए साल का जिक्र सुनकर भाभी तो जहर हो जाएंगी। चल समायरा, शुरू कर जिक्र नए साल का। माँ, आपको पता है मॉल में मुझे कपड़े खरीदने के लिए नए साल का ग्रीटिंग कार्ड मिला। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बेटी अगर पैसों की कमी घटी हो तो बेझिझक बोल देना। सास को ऐसा बोलता देखकर बहू का मन भर जाता है, मगर बहू को अपनी बात रखने की कहाँ इजाजत थी। तभी कमरे में आते ही प्रणव कहता है, क्या बात है नीलम, जब से मैं ऑफिस से आया हूँ तुम खोई खोई हो।
माँ ने फिर कुछ कहा है क्या? मैं क्या करूं प्रणव, मैं बहू बनने का हर फर्ज निभा रही हूँ, मगर जब आज मैंने माँ जी से नए साल के लिए थोड़े से पैसे मांगे तो माँ जी की मुट्ठी बंद हो गई। किसी ने सच ही कहा है कि बहू बनने के बाद एक लड़की चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर ले मगर सास उसके लिए माँ नहीं बन पाती। नीलम अपने पति प्रणव को सारी बात बताती है, जिसके बाद प्रणव कहता है, बस इतनी सी बात, ये लो पैसे और कल माँ के साथ मार्केट जाकर अपने और माँ के लिए नए साल की खातिर साड़ी ले आना। अपने हाथों में पैसे देखकर एक बार फिर बहू की सूनी आंखों में नए साल के ख्वाब सजने लगते हैं। अगली सुबह, माँ जी कल प्रणव ने मुझे पैसे दिए थे, आज शाम हम सास बहू शॉपिंग के लिए मार्केट चलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं बहू रानी, जरूर तूने मेरे बेटे से अपनी सास की शिकायत लगाई होगी। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, नीलम बहू को तो बस अपना नया साल मनाना है। बहू का मन फीका हो जाता है। कल्याणी सारा दिन बहू पर कुड़कुड़ाती है और शाम को सारे रास्ते बहू को कोसती हुई बाजार से खरीदारी करके घर आती है, जहाँ समायरा उखड़े लहजे में बोलती है, क्यों भाभी, नए साल के सुरूर में इतना क्या खो गई आपकी, कुछ बनाकर ही नहीं गई? भूख से मेरी जान जा रही है। समायरा अगर इतनी ही भूख लगी थी तो तुम खुद भी कुछ बनाकर खा सकती थी। बहू भला भाभी के रहते ननद खुद बनाकर क्यों खाएगी, अब खड़ी क्या है, जाकर बना कुछ मेरी बेटी के लिए। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आखिरकार नए साल का दिन सास बहू और बेटी के घर में दस्तक देता है। नया साल मुबारक हो माँ जी। हाँ हूँ ठीक है, अच्छा ये बता खाने में क्या बना रही है? जो आप कहिए माँ जी। तो ऐसा कर अभी छोले पूड़ी और गाजर का हलवा बना ले और शाम को कुछ और बनेगा। माँ शाम का खाना समायरा बनाएगी क्योंकि मैं नीलम को लेकर घूमने जाऊंगा। मैं खाना बनाऊं? ये तो भूल ही जाओ भैया, मुझे न्यू ईयर पार्टी में जाना है, मैं तो चली। कोई बात नहीं, मैं शाम के लिए भी अभी कुछ बना दूंगी। सास सारा दिन बहू को कामों में उलझाए रहती है। बावजूद इसके बहू सारा काम काज निपटा कर तैयार होने चली जाती है। तभी कल्याणी मुस्कुराते हुए कहती है, जितना सजना सवरना है शौक से सज लो बहू रानी, मगर अफसोस के नए साल का सेलिब्रेशन करने तुम बाहर नहीं जा पाओगी। कुछ देर बाद, अच्छा माँ, मैं और नीलम जा रहे हैं। ठीक है बेटा जाओ। अरे मोरी मैया, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझे छोड़कर मत जा बहू। अरे भगवान, मैं हूँ ना तुम्हारी देखरेख को। बहू तू जा। अजी तुम चुप करो। बहू तू अपने ससुर की बात मत सुन, कहीं ऐसा ना हो कि तू चली जाए और नए साल पर तेरी सास निपट जाए। बहू सास की साजिश समझ चुकी थी, तभी वह मुस्कुराते हुए बोलती है, माँ जी आजकल आप दिमाग पर ज्यादा ही जोर डाल रही हैं। मुझे पता था कि आपको सर दर्द होगा, इसलिए मैंने टेबल पर डिस्प्रिन की गोली रख दी है, खाकर सो जाना, हम जरा आते हैं। सास की साजिश धरी की धरी रह जाती है और आखिरकार बहू नए साल के शाम अपने पति के साथ सैर पर निकल पड़ती है। मीना बहुत ही कंजूस किस्म की औरत थी जो सिर्फ अपने लाभ के बारे में ही सोचती थी। मीना के बेटे राज की शादी बहुत ही गुणी लड़की सुनैना से हो जाती है। सुबह 6 बजे उठकर सुनैना जल्दी से पूजा पाठ करके अपनी सास के पैर छूती है और उसे नाश्ता देती है। तभी मीना कहती है, खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो। अरे ये क्या, तूने पकौड़े बनाए हैं? नमकीन रखी थी वही दे देती। माँ जी मुझे लगा आपको पकौड़े बनाकर दूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, लेकिन बेटे मेरे बेटे के पैसे पेड़ पर तो उग नहीं रहे जो तू पकौड़े वकौड़े बनाती रहेगी हैं? कल रात भी तूने कचौड़ियाँ बनाई थी। अरे घर भी चलाना है, महीने भर का राशन तू तो आज ही खत्म कर देगी हैं? सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, और हफ्ते में 2 बार से ज्यादा तला हुआ नहीं बनना चाहिए, समझी? जी माँ जी। सुनैना ये बोलकर घर के काम करने चली जाती है और मीना चाय नाश्ता कर लेती है। शाम होती है, राज ऑफिस से आ जाता है। तभी मीना कहती है, आ गया मेरा राजा बेटा। बहू पानी लेकर आ जरा इसके लिए। जी माँ जी। माँ आप मुझे फिर से राजा बेटा बोल रही हैं। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, आप मुझे राज ही बोला करो। अच्छा, तू कितना भी बड़ा हो जा, मेरे लिए तो तू मेरा बच्चा ही रहेगा। माँ आप भी ना। राज इतना बोलकर फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद सब बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। वहीं सुनैना रसोई में खाना बना रही थी
कि उसे घबराहट सी महसूस हो रही थी। ये क्या हो रहा है? सुबह से चक्कर आ रहे हैं। सुनैना काम कर रही थी कि तभी राज आ जाता है और उसे पीछे से हक करके बोलता है, बहुत बिजी रहने लगी हो तुम, हाँ? अरे थोड़ा सा मेरे लिए भी वक्त निकाल लिया करो, जब देखो रसोई में ही रहती हो। आप क्या कर रहे हैं? माँ जी आ जाएंगी तो देख लेंगी। तो क्या हो गया, पति ही तो हूं तुम्हारा। अच्छा मुझे कॉफी बना दो। ठीक है, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। सुनैना कॉफी बनाकर अपने कमरे में आती है, राज को देती है कि तभी उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तभी राज बोलता है, सुनैना 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 तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर को कॉल करता हूँ। राज अपनी माँ को बताता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि सुनैना गर्भवती है। ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और मीना अपनी बहू की नजर उतारकर बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो मुझे खुश कर दिया। अब घर में छोटा सा मेहमान जो आएगा, हाय। हाँ माँ जी, माँ जी मुझे कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। अरे बहू, वो तो करता ही है। मैं तेरे लिए कच्ची अमिया लेकर आती हूँ। हाँ। मीना खुशी से बहू के लिए आम भी लेकर आती है और अपने हाथ से खिला देती है। एक हफ्ता बीत जाता है। मीना उसका बहुत ख्याल रखती है और केसर का दूध उसे देती है कि तभी डोर बेल बजती है। मीना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी बेटी वंदना आई है और उससे कहती है, वंदना बेटा, तू अचानक कैसे आ गई? माँ आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई जो तू सीधा यही आ गई बताने के लिए? माँ आप नानी बनने वाली हो और मैं माँ। अरे सच, ये तो बहुत खुशी की बात है। एक तरफ मैं दादी बनूंगी तो दूसरी तरफ नानी है। हाँ माँ, शाम को प्रीतम मुझे लेने आएंगे तो मैं चली जाऊंगी उनके साथ। अरे नहीं, अब तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं मेरे पास रहेगी तेरी जब तक डिलीवरी ना हो जाए। लेकिन माँ प्रीतम बोलेंगे। उनकी चिंता तू मत कर, अब मैं उनसे बात कर लूंगी। दी नमस्ते, बधाई हो, आप भी माँ बनने वाली हो। जी भाभी, आपके बारे में तो माँ ने मुझे पहले ही बता दिया था। अच्छा बहू, जा वंदना के लिए केसर का दूध ले आ। ऐसा कर, तू अपना गिलास ही दे दे, तू और बनाकर खुद पी लियो। हाँ जी माँ जी। सुनैना सास की बात सुनकर अपना गिलास नंद को दे देती है और वो अपना केसर दूध बनाकर खुद पी लेती है। थोड़े दिन बीतते हैं। मीना सुनैना से अब भी घर का सारा काम करवाती है और अपनी बेटी को हिलने तक नहीं देती। शाम को सुनैना को खट्टा खाने का मन करता है तो वो मीना से कहती है, माँ जी मुझे इमली खाने का बहुत मन कर रहा है, खत्म हो गई है, आप मंगवा देंगी? अरे संतरा रखा है, वही खा ले, नमक लगा के खा लियो, वो भी तो खट्टा ही होता है। माँ जी मेरा वो मन नहीं है, रहने ही देती हूँ, माँ जी नहीं मंगवाएंगी। सुनैना जा रही होती है कि तभी वंदना आती है और मीना से बोलती है, माँ मुझे ना चटपटा खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए चाट मंगवा दो ना, जी मचल रहा है बहुत। जी मचल रहा है? बहू जरा वंदना के लिए आम का पना बना के ले आ। बेटा तू उसको पी ले और मैं जब तक तेरे लिए चाट खरीद के ले आती हूँ। बहू दे दियो उसे। जी माँ जी। मीना मार्केट से चाट लेकर लौटती है और अपनी बेटी को खिलाने लगती है। तभी सुनैना कहती है, माँ जी आप बाजार गई थी, इमली लेकर आई आप? ओहो, मैं तो भूल ही गई लाना। ऐसा कर वंदना, तू थोड़ा सा बचा कर बहू को दे दियो। हाँ ठीक है माँ। ये माँ जी को क्या हो गया है? जब दीदी नहीं थी तो बहुत ख्याल रख रही थी, उनके आते ही मुझसे ध्यान हट गया है इनका। अगर दीदी प्रेग्नेंट है तो मैं भी तो हूँ ना, मेरे बारे में तो माँ जी सोचती ही नहीं है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। सुनैना को डॉक्टर के पास जाना था। तभी वो कहती है, माँ जी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आप मेरे साथ चलिए ना,
राज ने बोला था कि आपके साथ चली जाऊं, उन्हें थोड़ा सा काम आ गया था। बहू, बेटा तू खुद से चली जा। अभी कौन सा तेरा 9वां महीना है, 7वां महीना तो है। पास के ही डिस्पेंसरी में चली जा, जल्दी काम हो जाएगा तेरा। तेरे साथ जाऊंगी तो ये वंदना के साथ कौन रहेगा है? ये सुनकर सुनैना डिस्पेंसरी चली जाती है। अगले दिन वंदना को कुछ टेस्ट कराने होते हैं, जिसके लिए मीना उसके साथ चली जाती है। ये बात सुनैना को बहुत चुभती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। इसी तरह दोनों का 9वां महीना लग जाता है। मीना अपनी बहू से सारा काम कराती है, मगर ध्यान नहीं रखती है। इस बीच सुनैना को कमजोरी आ गई। आदर्श बहू होने के नाते वो राज को कुछ भी नहीं कहती। अचानक से सुबह सुनैना के लेबर पेन शुरू होने लगता है। उसकी आवाज सुनकर दोनों आती हैं। तभी वंदना का पांव फिसलता है, जिसके बाद उसे भी दर्द होने लगता है। मीना तभी राज को कॉल करती है। बेटा जल्दी आ जा, दोनों की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल जाना है। माँ, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। कुछ देर में एम्बुलेंस आती है और दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद सुनैना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और वहीं दूसरी डॉक्टर आती है और कहती है, मीना जी, हम आपकी बेटी के बच्चे को नहीं बचा पाए। उनकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल स्टेज पर थी। गिरने की वजह से बच्चा तभी गुजर गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी जी, अगर वंदना आपके पास नहीं रुकती तो मेरा बच्चा आज मेरी गोद में होता। वंदना को पता चला तो वो टूट जाएगी। नहीं दामाद जी, ऐसा मत बोलिए, मैंने उसका बहुत ख्याल रखा है। कुछ देर बाद दोनों को अपने बच्चों के बारे में बता दिया जाता है। सुनैना ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और अपने बच्चे को गोद में उठाकर वंदना के पास जाती है और बोलती है, दीदी, आप ऐसे दुखी मत होइए। मेरा मुन्ना आज से आपका मुन्ना है। मैं इसके बगैर रह लूंगी, लेकिन आपको इस हाल में नहीं देख सकती दीदी। भाभी, मुझे अच्छा लगा आपने मेरी हालत को समझा, लेकिन एक बच्चे को माँ से दूर करने का मैं कभी सोच भी नहीं सकती। बहू की हालत देखकर मीना का दिल पसीज जाता है और अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए वो कहती है, बहू, तूने वंदना के बारे में सोचा और मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया। हमेशा तुझसे काम करवाया और आज तू अपनी झोली खाली करके वंदना को देने चली थी। अरे सच में ऐसी गुणी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। इतना बोलकर मीना अपनी बहू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे बेटी, बहुत अच्छा हुआ कि तू घर पर आ गई। अब मैं तेरी देखभाल अच्छे से कर लूंगी। वैसे भी मुझे तेरी सास पर जरा भी भरोसा नहीं है। पता नहीं कहीं मेरी बेटी की देखभाल में कोई कमी न छोड़ दे। अरे माँ, आप कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। वैसे मेरी सास भी बहुत अच्छी है। उसने तो अभी से आने वाले बच्चे के लिए खिलौने कपड़े लाने शुरू कर दिए हैं। हाँ, अब तो तुझे तेरी सास ही अच्छी लगेगी। माँ से थोड़ी प्यार करती है तू। अरे माँ, गुस्सा क्यों होती हो? आप तो जानती हो ना, आप मेरी इकलौती माँ हो। और फिर मेरा ख्याल इस समय आप नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? अच्छा चल ठीक है, जा तू जाकर आराम कर ले। मैं करिश्मा से बोलकर तेरा खाना तेरे कमरे में ही भिजवा देती हूँ। करिश्मा लीलावती की बहू थी। इस समय करिश्मा और उसकी बेटी संजना दोनों ही गर्भवती थी। करिश्मा रसोई में भरी गर्मी के अंदर खाना बना रही थी। खाना बनाते हुए उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। कितनी गर्मी हो रही है यहाँ, अब क्या करूँ? मेरे अलावा खाना बनाने वाला भी तो कोई नहीं। बस कुछ ही देर में खाना भी बन जाएगा। करिश्मा, ओह करिश्मा, कहाँ है तू? अरे क्या तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही करिश्मा? लीलावती करिश्मा को आवाज देते हुए रसोई में पहुंच जाती है और उसे खाना बनाते हुए देख लेती है। अरे शाम से रात हो गई, क्या तेरा खाना अभी तक नहीं बना है? कितनी देर से तू रसोई में ही घुसी है? अरे मेरी बेटी वहाँ भूखी प्यासी अपने कमरे में आराम कर रही है। क्या तुझे थोड़ी भी उसकी चिंता नहीं? माँ जी, इतनी गर्मी में खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे मुश्किल क्या हो रहा है? तेरे जैसी जवान होने पर तो मैंने घंटों घंटों खड़े होकर कितने लोगों का खाना रसोई में बनाया है, और तुझे देखो जरा सा तोता पालकर बहाने ही बनाती है। अपनी सास के ताने सुनकर करिश्मा बेचारी कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खाना बनाती रहती है।
कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद करिश्मा सबसे पहले खाना परोसकर संजना को उसके कमरे में देने जाती है। अरे भाभी, आप क्यों खाना लेकर आई हो? आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही। जाओ आप जाकर आराम कर लो, खाना मैं सबको परोस देती हूँ। लेकिन माँ जी तुम्हें काम करते हुए देखेंगी तो मुझ पर नाराज हो जाएंगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो भला? वो क्यों तुम्हारे ऊपर नाराज होंगी? तुम भी तो गर्भवती हो और तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम जाओ आराम करो, मैं सबको खाना परोस दूंगी। संजना की बात सुनकर करिश्मा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। कुछ ही देर में संजना सबको खाना परोसने लगती है। ये देखकर करिश्मा की माँ लीलावती उससे कहती है, अरे बेटी, ये सब तू क्या कर रही है? ये सब छोड़ और आराम से कुर्सी पर बैठ जा। अरे करिश्मा, ओ करिश्मा, कहाँ मर गई? क्या इसे घर के एक भी काम नहीं दिखाई देते? माँ, अब करिश्मा भाभी को क्यों बुला रही हो? उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उन्हें मत बुलाओ, हम खुद खाना लेकर खा लेंगे। अरे कोई तबीयत खराब नहीं हुई है उसकी, महारानी को बहाने ही बनाने आते हैं बस। तू तो बस उसके बहानों के आगे फंस जाती है। आखिर तू इतनी भोली जो है। माँ, मैंने खुद उनकी हालत देखी है, वो सच में बीमार हैं। अपनी बेटी संजना की बात सुनने के बाद ना चाहते हुए भी लीलावती को चुपचाप खाना खाना पड़ता है, लेकिन लीलावती मन ही मन करिश्मा को कोसने लगती है। करमजली पता नहीं क्या जादू करके बैठी है मेरी बेटी के ऊपर। अब तो मेरी बेटी भी उसके पक्ष में बोलती है, इसको तो मैं देख लूंगी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, लीलावती कपड़े इकट्ठे करके उनका ढेर लगा देती है और करिश्मा को आवाज लगाकर कहती है, करिश्मा, ओ करिश्मा, अरे कहाँ मर गई तू? पता नहीं कैसी बहू मिली है मुझे, जब देखो मेरी आवाज का घूंट पीती रहती है। करिश्मा का अभी छठा महीना चल रहा होता है। वो आराम आराम से चलते हुए आती है और लीलावती से कहती है, माँ जी, वो मैं घर की साफ सफाई कर रही थी। अरे ये सब छोड़ और ये देख, इन कपड़ों को अच्छे से धो दे। मेरी बेटी संजना जब से आई है उसके सभी कपड़े गंदे पड़े हैं, सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं ये सारे कपड़े धो देती हूँ। करिश्मा चुपचाप अपनी सास की बात मानकर कपड़े धोने लगती है, जिसके बाद वो बेचारी उन कपड़ों को छत पर ले जाकर सुखाती भी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाती है और आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। आज तो पूरा दिन ही हो गया मुझे काम करते हुए, थोड़ा भी आराम नहीं किया है। थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर शाम का खाना भी बनाना है। ऐसा सोचकर करिश्मा बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन लेटे हुए उसकी आंख लग जाती है, जिसके बाद शाम के 7 बज जाते हैं और लीलावती जोर जोर से पूरे घर में करिश्मा को आवाज लगाने लगती है। हद ही हो गई है, शाम के 7 बज गए हैं, लेकिन महारानी है कि अभी नींद से नहीं जगी है। आखिर ऐसी कौन सी कमाई की है इसने? अभी इसे बताती हूँ। लीलावती तुरंत करिश्मा के कमरे में जाती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है, जिसके बाद बेचारी करिश्मा मायूस होकर नींद से जागकर रसोई में खाना बनाने के लिए पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीलावती अपनी बेटी संजना के लिए 1 गिलास दूध, केसर और ड्राई फ्रूट्स डालकर अपनी बेटी को देने के लिए जाती है। अरे संजना, ये देख, मैं तेरे लिए इतना अच्छा दूध बना कर लाई हूँ। इसमें केसर भी है और ड्राई फ्रूट भी है। ये तेरे अंदर खून बनाने में काम आएगा। अरे जब बच्चा पेट में होता है तो शरीर में खून की कमी होने लगती है। अरे माँ, आप मेरा इतना ख्याल रखती हो कि बस क्या बताऊँ। अब लेकर आई हो तो चलो, मैं इसे पी ही लेती हूँ। एक तरफ लीलावती अपनी बेटी संजना का बहुत ख्याल रखती है, तो दूसरी तरफ वो अपनी बहू करिश्मा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। लीलावती करिश्मा से सीधे मुंह बात भी नहीं करती, जिसकी वजह से बेचारी करिश्मा बहुत उदास रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे करिश्मा और संजना को पूरे 9 महीने हो जाते हैं। एक दिन लीलावती अपनी बेटी संजना को अपने कमरे में बुलाती है और उससे कहती है, अरे बेटी, अब तुम्हारा समय होने वाला है, तो मुझे तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए एक झूला और कपड़े लेकर आने हैं। तुम आराम करो और याद से दूध पी लेना, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। ठीक है माँ, साथ में करिश्मा भाभी के होने वाले बच्चे के लिए भी कपड़े ले आना। हाँ हाँ, ले आऊंगी, तू ज्यादा उसकी तरफदारी मत किया कर। ऐसा कहकर लीलावती वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद संजना को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। आई माँ, मर गई। अरे संजना, क्या हुआ तुम्हें? लगता है तुम्हारी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। करिश्मा का भी पूरा 9वां महीना चल रहा होता है। बड़ी मुश्किल से वो ऑटो वाले को लेकर आती है और वो उसमें जिसमें वो संजना को बिठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होगा, बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर करिश्मा से इतना कह ही रही होती है कि तभी अचानक से करिश्मा को भी पेट में दर्द होने लगता है,
जिसके बाद डॉक्टर नर्स के साथ उसे भी दूसरे वाले बेड पर लिटवा देती है। कुछ ही देर में करिश्मा और संजना को उनके बच्चे हो जाते हैं। संजना को एक प्यारी सी बेटी होती है और करिश्मा को एक प्यारा सा बेटा। तभी वहाँ लीलावती पहुँच जाती है। अरे संजना, तुम ठीक तो हो ना बेटी? मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लीलावती के आते ही संजना करिश्मा के बारे में उसे सब कुछ बताती है कि किस प्रकार वो इतनी मुसीबत उठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर आई। ये सुनने के बाद लीलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने किए धरे पर बहुत अफसोस होता है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, हमेशा तेरे ऊपर अत्याचार भी किए। मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप तो मेरी माँ जैसी हो, आप मुझे कुछ भी कह सकती हो, मुझे किसी भी बात से आपत्ति नहीं है। अपनी बहू का ये व्यवहार देखकर लीलावती बहुत खुश होती है और उसे गले से लगाती है। उस दिन के बाद से लीलावती अपनी बहू और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं करती और दोनों को एक बराबर प्यार करती है। रात के समय एक गर्भवती महिला बारिश में कपकपाती हुई सड़क के किनारे से जा रही होती है। तभी एक बहुत तेज कार उसके सामने से निकल कर जाती है। कार की स्पीड से उस गर्भवती महिला के ऊपर कीचड़ आ जाता है। अरे कैसे लोग हैं, इन्हें तो ये भी नहीं दिखाई देता कि सड़क पर कोई चल रहा है। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, ऊपर से ये बारिश भी हो रही है। चलते चलते राधिका को एक टूटी फूटी झोपड़ी मिल जाती है। लगता है झोपड़ी में कोई नहीं रहता। एक काम करती हूँ, आज की रात यहीं गुजार लेती हूँ। राधिका उस झोपड़ी के अंदर जाती है, जिसके बाद राधिका को बहुत तेज भूख लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं क्या करूँ? मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राधिका अपने साथ हुई घटना के बारे में याद करने लगती है। आखिर क्यों लोगों की सोच इतनी गंदी है? क्या एक बिन ब्याही औरत माँ नहीं बन सकती? मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर ही रहूंगी, ये मेरे बच्चे से वादा है। राधिका एक शुभम नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। शुभम शहर से पढ़ लिख कर गाँव में आया था। एक दिन शुभम राधिका से कहता है, राधिका, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे सोच लो, तुमने कहा है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ। तुम चाहो तो मेरा इम्तिहान ले लो। तुम्हारे माता पिता हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ कहीं दूर भाग चलो। शुभम अपनी मीठी चुपड़ी बातों में राधिका को फंसा लेता है, जिसके बाद शुभम उसे अपने साथ एक घर में ले आता है। उस घर में कोई भी नहीं था सिवाय राधिका और शिवम के। उस रात राधिका शुभम को अपना पति मानकर अपनी सभी हदें पार कर देती है। आधी रात के समय राधिका शुभम से कहती है, शुभम, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शुभम उसे ना छोड़ने का वादा करता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, शुभम हमेशा के लिए राधिका को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है, जिसके बाद राधिका उसको याद करते हुए रोती रहती है। कुछ ही समय में राधिका को ये पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है, जिसके चलते गांव के सभी लोग उसे जली कटी बातें सुनाने लगते हैं। अरे कुलक्षणी कहीं की, डूब कर मर जा। तेरे जैसी औरतों को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ इसे धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकाल दो। राधिका के गर्भवती होने के बाद भी गांव के सभी लोग राधिका को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं, ताकि उनकी गांव की लड़कियों पर राधिका का बुरा असर ना पड़े। आखिर क्यों शुभम मुझे छोड़कर चला गया? उसके बिना मैं अकेली पड़ गई हूँ। लेकिन मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है और बारिश थम जाती है और राधिका की झोपड़ी से पानी टपकना बंद हो जाता है। अब राधिका के पास अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जिसके चलते वो लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरने लगती है। ऐसे ही देखते देखते पूरे 9 महीने हो जाते हैं और एक दिन रात के समय अचानक से उसे बहुत तेज दर्द उठता है। माँ, कुछ देर दर्द से तड़पने के बाद राधिका एक बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद जैसे ही राधिका अपने बेटे की तरफ देखती है, वो उसे देखकर कहती, आखिर मैंने तुम्हें जन्म दे ही दिया। तभी वहाँ एक देवी माँ प्रकट होती है, जो राधिका से कहती है, राधिका, तुम बहुत साहसी हो।
तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुमने बिन ब्याही होकर समाज से अपने बच्चे के लिए लड़ाई की और उसे जन्म दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज तुम्हारे बच्चे को एक वरदान देती हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम अपने इस बच्चे से मांग लेना। आज से ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं, एक जादुई बच्चा है। देवी माँ के सामने राधिका हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। तभी बारिश होने लगती है, जिसके बाद वो अपने बच्चे से कहती है, बेटा, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या तुम इस टूटी फूटी झोपड़ी को पक्के मकान में बदल सकते हो? राधिका के इतना कहने के बाद उसके बेटे की आंखें नीली हो जाती हैं और उसकी नीली आंखों से एक रोशनी निकलती है। देखते ही देखते उस रोशनी से पूरी झोपड़ी पक्के मकान में बदल जाती है। अरे वाह, क्या बात है! मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। मेरा बेटा एक जादुई बच्चा है। राधिका को भूख लगती या प्यास लगती तो वो अपने बच्चे से कहती और उसके बच्चे की आंखें नीली पड़ जाती, जिसके बाद वो राधिका की बोली हुई हर एक चीज उसके सामने प्रकट कर देता। कुछ ही दिनों में राधिका की सभी परेशानियां दूर होने लगती है। एक दिन राधिका अपने लिए कुछ काम खोजने की सोचती है। ऐसा कब तक चलता रहेगा कि मैं अपने बेटे से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवाती रहूंगी? मुझे खुद कुछ काम करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी मुझे अपने बेटे से मदद मांगनी होगी। राधिका अपने बेटे को गोदी में उठाती है और अपने घर के बाहर ले आती है, जिसके बाद वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैं खुद का काम करना चाहती हूँ और एक राशन की दुकान खोलना चाहती हूँ। क्या इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो? राधिका के इतना कहते ही उस बच्चे की आंखें नीली पड़ जाती है और उसकी आंखों से एक रोशनी निकलती है। देखते ही देखते उस रोशनी से राधिका के घर के बराबर में एक राशन की दुकान प्रकट हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो सचमुच की एक राशन की दुकान है। अब मैं अपनी खुद की दुकान चला सकती हूँ। उस दिन के बाद से राधिका अपने जादुई बेटे से कुछ भी नहीं मांगती और अपनी मेहनत से अपनी सभी परेशानियों को दूर करती। अब राधिका का काम अच्छा खासा चलने लगता है। एक दिन गांव के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे, ये तो वही औरत है जो दूसरे गांव से आई है। ये बिन ब्याही माँ है। उस गांव से इसे निकाल दिया था तो ये यहाँ पर आकर रहने लगी। अल्लाह मियाँ, ऐसी बेदाग औरतों को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसे यहाँ से दफा कर दिया जाए। अगर ये औरत हमारे गांव में रहेगी तो हमारी बहू बेटियों पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो कहता हूँ कि चलो उसके पास और उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दो। गांव के सभी लोग राधिका को गांव से निकालने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे जली कटी बातें कहने लगते हैं। तू हमारे गांव में नहीं रह सकती। अरे, तेरी जैसी बदचलन औरत को तो हम इस गांव में कभी नहीं रखेंगे। तेरी वजह से हमारी बेटियां बिगड़ जाएंगी। अभी के अभी यहाँ से हमारा गांव खाली करके निकल जा। गांव के लोग उसे जबरदस्ती पकड़कर गांव से निकालने लगते हैं। तभी इतनी भीड़ देखकर शुभम वहां पर पहुंच जाता है और राधिका की हालत देखकर गांव के लोगों से कहता है, छोड़ दो इसे। आखिर तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये औरत बदचलन है। कुंवारी होकर इसने बच्चा पैदा किया है। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। राधिका, क्या गांव वाले सच कह रहे हैं? मेरे जाने के बाद तुम्हारे कोख में मेरा अंश रह गया था। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? तुम्हारे जाने के बाद लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। उस रात जब मैं तुम्हारे साथ था तो मेरी माँ का कॉल आया। मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं अपनी माँ के पास चला गया। उस दिन के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। उन दोनों की बातें सुनकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी शुभम गांव के सभी लोगों से कहता है, यह औरत जो आप लोगों के सामने खड़ी है बेशक बिन ब्याही है, लेकिन इसके अंदर की माँ ने इसके बच्चे को मरने नहीं दिया। और कोई औरत होती तो अपने दामन पर यह दाग हटाने के लिए बच्चा गिरा सकती थी, लेकिन इस औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया और आज ये बिन ब्याही नहीं है बल्कि मेरी पत्नी है। शुभम उसी समय राधिका की मांग भर देता है, जिसके बाद वो राधिका और अपने बेटे के साथ रहने लगता है। अब राधिका की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो भी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रूही ने ऋषभ के साथ भागकर शादी की थी, जिस कारण उसके मायके वालों ने उसे बेदखल कर दिया। वो उसे पहले से ही नहीं चाहते थे, इसलिए उनके बारे में बिना सोचे समझे वह अपने ससुराल में एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, जहां उसके सास ससुर विमला, किशोर, देवर राज और नंद जैस्मिन उससे बहुत प्यार करते थे। सभी ने मिलकर उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। ऐसे ही अगले दिन जब रूही रसोई में खाना बना रही थी तो उसकी नंद आकर कहती है,
भाभी आप क्या बना रहे हो? मैं भी आपकी मदद करूं? नहीं दीदी, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी, आप बैठकर खाकर बताना जब बन जाएगा। भाभी आपका देवर आ गया। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे कह देना, मैं फटाफट आपके लिए ले आऊंगा। जरूर देवर जी। अरे क्यों मेरी परी जैसी बहू को परेशान कर रहे हो तुम? अरे नहीं माँ जी, परेशान नहीं कर रहे, ये तो मेरी मदद करना चाहते हैं। ओहो, बहू रानी के आते ही सब ऐसे चिपके हैं जैसे गुड़ पर मक्खियाँ। आप सब बैठ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। हाँ हाँ बहू। तभी सबके जाने के बाद ऋषभ उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, कमाल है, बेबी हमारी सबको भाव दे रही है और मुझे नहीं। अच्छा ऐसे ही रहना, मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर ऋषभ गजरा लगाकर कुछ कहता है, पर वो जवाब नहीं देती। फिर उसके गालों को पकड़ता है तो कहता है, अरे मैं इतना प्यार कर रहा हूँ, प्यार भरी बातें कर रहा हूँ, और तुम्हारी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मायके में इतना कभी प्यार मिला नहीं, तो यहाँ सबका प्यार देखकर आंखें भर आई। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुमसे शादी की। रूही, हर परिवार ऐसा नहीं होता, पर बीती बातें याद क्यों करना? यहाँ मैं और मेरे घर वाले तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, पर आंखों में आंसू तो बिल्कुल नहीं। हाँ ऋषभ, थैंक्स टू गॉड कि तुम मेरी लाइफ में आए। ऐसा कहकर वह दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी दरवाजे से ससुराल वाले देखकर एक साथ कहते हैं, ओहो, तो सबसे पहले नाश्ता यहाँ हो रहा है। शर्म के मारे दोनों एक दूसरे से अलग होकर काम करने लगते हैं। नई बहू के हाथ का गाजर का हलवा खाकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी लोग उसे कोई ना कोई तोहफा देते हैं। ऐसे ही वक्त बीता है। उसे अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। ऋषभ का जन्मदिन था, इसलिए रूही उसे सरप्राइज देने के लिए घर के बाहर कुछ सामान लेने जाती है और ऑटो में बैठकर कहती है, ऋषभ को ये सरप्राइज दूंगी, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जल्दी पहुंचना होगा। भैया जरा ऑटो जल्दी चलाइए। जी मैडम, चला रहा हूँ। ऑटो वाला ऑटो चला ही रहा था कि पीछे से एक ट्रक तेज रफ्तार में आकर ऑटो को टक्कर मार देती है, जिसमें रूही और ऑटो वाले की जान चली जाती है। घर पर सब रूही का शव देखकर रोने लगते हैं। रूही, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? बहू, तू हमें अकेला करके छोड़ गई। भाभी अभी वापस आ जाओ ना, मुझे कॉलेज के कंपटीशन में अब कौन मदद करेगा। भाभी आ जाओ। भाभी आ जाओ, अब मुझे कौन डांटेगा? आजा बहू, वापस आजा। देख, तू मुझे दवाई नहीं देगी तो तेरे पापा जी दवाई नहीं खाएंगे। तुझे ही आना होगा, वरना मैं भी अपना ख्याल नहीं रखूंगा। रूही, वापस आ जाओ। देखो तुम्हारे जाते ही मेरा परिवार कैसे तितर बितर की तरह बिखर गया है। तुम्हें आना ही होगा। रूही के लिए सभी रो रहे थे कि कुछ देर बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया था। ऋषभ दीवार पर टंगी रूही की तस्वीर को देख रहा था कि उसमें से रूही सफेद साड़ी पहने आत्मा के रूप में बाहर आकर कहती है, ऋषभ, आप कब तक ऐसे परेशान होते रहेंगे? खुद को संभालिए, देखिए मैं वापस आ गई हूँ। आवाज सुनकर ऋषभ मुड़ता है और कहता है, क्यों चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? पता है कितना परेशान हो गया था। अब मत जाना कभी। पता है तुमसे कितना प्यार करते हैं। किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब अच्छा हो जाएगा। चुड़ैल रसोई में जाकर अपने परिवार का पसंदीदा खाना बना देती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। उसकी खुशबू सूंघकर जैस्मिन कहती है, माँ, मुझे लग रहा है जैसे भाभी ने खाना बनाया हो। देखिए, और इतना सारा खाना बना कैसे? अरे तूने बिल्कुल ठीक कहा, ये राजमा की खुशबू तो वैसी है जैसे बहू ने आकर बनाए हो। हाँ माँ जी, अब मैं आ गई हूँ। ये सारा खाना मैंने ही बनाया, मेरी वजह से आपने कुछ नहीं खाया था इतने दिन से। चलिए अब सब खाइए। बहू तू आ गई, देखो हमारी बहू आ गई वापस। देख रहे हो अजी किशोर जी, देखिए हमारी बहू। अरे तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, हमारी बहू आ गई। पापा जी, आज मैं आपको बहुत डांटने वाली हूँ। इतने दिन से आपने दवाई नहीं खाई ना। अब तू आ गई है ना, तो अच्छे से मेरा ख्याल रखना। भाभी, मुझे आपके साथ क्रिकेट खेलना है। कब खेलोगे? मुझे भी आपके साथ वक्त गुजारना है। ठीक है, मैं आपके साथ वक्त बिताऊंगी।
इस तरह चुड़ैल बहू देवर के साथ क्रिकेट खेलती है, नंद उसे अपने हाथ से पास्ता बनाकर खिलाती है, किशोर उसे शॉल लाकर देता है, विमला सोने का हार देती है और अपने पति के साथ वो घूमने जाती है। चुड़ैल बहू के साथ उसके ससुराल वाले बहुत खुश रहते हैं और सब उसे प्यार करते हैं। जब सास उसे अपने हाथ से खीर खिलाती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस माँ जी, अब और इतना प्यार मत जताइए वरना रो जाऊंगी और आपको कभी छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा। आज मेरा आखिरी दिन है इस घर में। क्या? क्यों? तू क्या बोल रही है और रो क्यों रही है? बता मुझे। बहू, जो भी बात है बता दे। जी माँ जी, पापा जी, आप तो जानते हैं मैंने ऋषभ से भागकर शादी की थी, जिस वजह से मेरे मायके वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और उससे पहले मैं अपने घर में बहुत अकेली रहती थी। माँ, मुझे आलू के पराठे खाने हैं, क्या बना दोगी? ऐसे क्या पेड़ पर उगते हैं कि तूने जो बोला वो फट से बना दूं? माँ, क्या अब मैं आपसे इतना भी नहीं कह सकती? नहीं। अगले दिन रूही अपने पिता से कॉलेज की फीस मांगती है, जिसे सुनकर वो कहता है, 12वीं तक तुम्हें अच्छे से पढ़ाया, सारी ख्वाहिश पूरी की, और कितने पैसे भरूं तुम्हारी पढ़ाई में? बस छोड़ो पढ़ाई, अब शादी की बारी है। अरे दीदी, हद मचा दी आपने। परसों मेरी टी शर्ट धोई और फाड़ दी। आगे से आप मेरे कपड़े मत छूना। ये सब सुनकर वो कमरे में जाकर रोने लगती है। यहाँ मैं सौतेली नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। छोटी थी तो सब प्यार करते थे, पर अब कोई नहीं करता। कभी कभी तो मन करता है यहाँ से चली जाऊं, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। वक्त बीतता है, उसके अपने घर वाले उससे ज्यादती करते थे। वहीं अब सोशल मीडिया पर चैटिंग करते करते वो ऋषभ के करीब आती है, छुपकर मिलने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिस कारण वो भागकर शादी कर लेती है। उसके बाद आप सभी ने मुझे बेशुमार प्यार किया है। मैं आपको जितना शुक्रिया अदा करूं सब कम है। आपने मुझे मेरे घर वालों से ज्यादा प्यार दिया है। मेरी छोटी सी बहन जैसी नंद, भाई जैसे देवर ने, और आपने मम्मी पापा का प्यार दिया। ऋषभ जी ने तो बहुत। तभी सास उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, पता नहीं इतनी प्यारी बच्ची से कोई कैसे इतनी नफरत कर सकता है। तेरे मायके वालों ने तेरे साथ गलत किया, उन्हें समझना चाहिए था तुझे। पर तूने हमारा यहाँ बहुत ख्याल रखा। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें छोड़कर मत जा। पापा जी, माँ जी, देवर जी, नंद जी, ऋषभ, आप सबने मुझे वाकई में बहुत प्यार दिया। मायके से अच्छा तो मेरा ससुराल है। आप सबने इतना सपोर्ट किया, मुझे जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। पर अब मुझे जाना होगा। इस जीवन से तो मैं मुक्ति पा लूंगी, पर आप सबके प्यार से कभी नहीं। आप सब अपना ख्याल रखना और मेरे लिए रोना मत। रूही, मुझे छोड़कर मत जाओ। जाना होगा ऋषभ, वादा करो मुझसे तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करोगे। ऐसा कहकर रूही हमेशा के लिए अपने ससुराल वालों को छोड़कर चली गई। जैसे तैसे परिवार ने खुद को संभाला और कुछ समय बाद रूही जैसी लड़की देखकर ऋषभ ने शादी की, जहां कुछ समय बाद उसका एक प्यारा सा बेटा होता है।